A very warm welcome to all my students. So हमने लास्ट लेक्चर में एंडोजिनस एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवे देखा था या जिसको हम एंडोसिटिक पाथवे बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सोजिनस पाथवे या एक्सोजिनस एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवे। सो एक्सोजिनस जो एंटीजन पाथवे है इट इज़ मेनली presented by those cells which shows MHC class second। जो MHC class second दिखाता है वो या वो सेल्स जो MHC class second एक्सप्रेस करता है वो इस टाइप का जो एंटीजन है या इस टाइप का जो पाथवे है वो प्रेजेंट करता है। ओके, सो लाइक जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है जैसे कि मैक्रोफेजेस है, बीटा सेल्स है, ओके तो वो एक्सोजिनस पाथवे दिखाते हैं। तो हमने ऑलरेडी कहा था कि एक्सोजिनस जो पाथवे है उसमें जो एक्सोजिनस एंटीजेंस है दे आर प्रेजेंटेड बाय द एमएचसी क्लास सेकेंड टू द टी हेल्पर सेल्स विच हैज CD4 रिसेप्टर। ओके, तो वो एंटीजेंस जो बाहर से आते हैं, एंटर होते हैं सेल्स के अंदर थ्रू फेगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस, तो वो MHC क्लास सेकेंड उसके साथ बाइंड होता है और MHC क्लास सेकेंड उन एंटीजेंस को एक्सोजिनस एंटीजेंस को प्रेजेंट करता है सेल मेम्ब्रेन पे। किसको? मेनली टी हेल्पर सेल्स को जिसके पास CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। तो ये जो प्रोसेस है वो इन तीन मैकेनिज्म्स में डिवाइड है। तो जो पहला है दैट इज़ द अपटेक एंड प्रोसेसिंग ऑफ एक्सोजिनस एंटीजन। तो जो एक्सोजिनस एंटीजन है वो बाहर से सेल के अंदर एंटर होता है, ठीक है। देन उसके बाद MHC असेंबली एंड ट्रांसपोर्ट टू पेप्टाइड लोडिंग कंपार्टमेंट। उसके बाद जो MHC मॉलिक्यूल्स है वो असेंबल होते हैं। देन वो MHC मॉलिक्यूल उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पे? जहाँ पे पेप्टाइड लोडिंग होता है, यहाँ जहाँ पे पेप्टाइड को MHC सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ बाइंड किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड है दैट इज़ द पेप्टाइड लोडिंग एंड MHC पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट। देन जब वो उस कंपार्टमेंट में पहुंचता है MHC क्लास सेकेंड, तो वहाँ पे पेप्टाइड को MHC के साथ बाइंड किया जाता है एंड उसके बाद MHC और पेप्टाइड की जो कॉम्बो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो हम देखेंगे एक एक करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सोजिनस एंटीजेंस। ओके, तो एक्सोजिनस एंटीजेंस पहले सेल के अंदर एंटर होते हैं। तो एक ओवरव्यू है, पहले हम जस्ट एक ओवरव्यू देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक एक्सोजिनस एंटीजन, दिस इज द एक्सोजिनस एंटीजन। वो सेल के अंदर एंटर होंगे थ्रू फेगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस के थ्रू। ओके, देन अगर फेगोसाइटोसिस के थ्रू वो एंटर होंगे तो दे विल फॉर्म, सेल के अंदर आने के बाद वो फेगोसोम्स फॉर्म करते हैं। अगर वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू एंटर हुए होंगे सेल्स के अंदर तो वो एंडोसोम्स फॉर्म करते हैं। देन उसके बाद उस एंडोसोम्स में या फेगोसोम्स में क्या होता है? उस पर्टिकुलर एंटीजेंस का डाइजेशन होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं उस एंडोसोम या फेगोसोम्स में, जैसे कि हाइड्रोलेसिस हैं, एसिड हाइड्रोलेसिस हैं। तो वो जो हाइड्रोलेसिस है वो हाई एसिडिक मीडियम पे या हाई एसिडिक पीएच पे क्या करता है? उन पर्टिकुलर एंटीजेंस को या उन प्रोटीन्स को वो डाइजेस्ट करता है। ओके, देन उसके बाद जो तीसरा है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन्स हैं वो मॉडिफाई होते हैं। ओके, वहाँ पे प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। देन जब MHC मॉलिक्यूल वहाँ पे सिंथेसाइज हुआ, देन ये MHC मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं उसमें बैठ के किसके साथ? इस सॉरी गोल्जी बॉडीज़ के पास जाता है। देन गोल्जी बॉडीज़ के थ्रू वो जाता है किसके साथ? मिक्स हो जाता है, इट विल बाइंड्स विद द एंडोसोम्स या फेगोसोम्स। तो फेगोसोम्स या एंडोसोम्स के साथ फ्यूज़ होने के बाद ये एक कंपार्टमेंट बनाता है जिसमें MHC और पेप्टाइड दोनों प्रेजेंट होता है। ओके, देन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उस कंपार्टमेंट में जो MHC मॉलिक्यूल है उसके ऊपर एंटीजन को बाइंड किया जाएगा। देन जैसे ही एंटीजन वहाँ पे बाइंड होगा
देन वो वेजिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस या वो वेजिकल्स फ्यूज हो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये जो हमारा MHC मॉलिक्यूल है विद द पेप्टाइड प्रेजेंट होगा। ओके, तो जस्ट एक ओवरव्यू है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, इतना सिंपल नहीं है। सबसे पहले देखो हाउ पेप्टाइड्स आर जनरेटेड, तो कैसे पेप्टाइड्स को जनरेट किया जाता है। तो पेप्टाइड्स बाउंड टू MHC क्लास मॉलिक्यूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इनगल्फ पैथोजेंस। तो जो फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं या हमारे बीटा सेल बी सेल्स हैं, तो वो पैथोजेंस को क्या करते हैं या उनके प्रोटीन्स को इनगल्फ करते हैं थ्रू फेगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। ओके, और साथ साथ में ऑल्सो सेल प्रोटीन्स एंड इंटरनलाइज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो या वो प्रोटीन्स भी हो सकते हैं जो पैथोजेंस के हैं, या वो प्रोटीन्स भी जो उस सेल्स के खुद के हैं या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के खुद के हैं, या मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स रहते हैं जैसे कि चैनल प्रोटीन्स है, कैरियर प्रोटीन्स है, रिसेप्टर्स हैं, तो वो भी हो सकते हैं। तो जब वो बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस सेल के अंदर आएंगे तो क्या होगा, तो जो एपीसीज है मेनली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इंटरनलाइज एंटीजेंस बाय फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सो या एक्सटर्नल एंटीजेंस की। ओके, एक्स जो बाहर से एंटीजेंस आते हैं, तो उनको जो हमारे एपीसीज हैं वो उसको इंटरनलाइज करते हैं। इंटरनलाइज मीन्स सेल के अंदर लेके आते हैं बाय फेगोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस से या एंडोसाइटोसिस से। तो इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस के थ्रू जो एक्सोजिनस एंटीजेंस हैं, ओके, तो वो सेल के अंदर एंटर होंगे। ओके, इन दो प्रोसेस के थ्रू, या एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, एंडोसाइटोसिस के थ्रू, या फेगोसाइटोसिस के थ्रू, या दोनों भी कर सकता है। ठीक है, या दोनों प्रोसेस के थ्रू जो हमारा एक्सोजिनस एंटीजेंस है वो सेल के अंदर एंटर होंगे। ओके, जो मैक्रोफेजेस हैं इच इंटरनाइज एंटीजन बाय बोथ मैकेनिज्म। जो मैक्रोफेज है वो एंडोसाइटोसिस से भी सेल को जो एक्सोजिनस एंटीजन है वो उसको सेल के अंदर लेके आता है, और फेगोसाइटोसिस के थ्रू भी वो प्रोटीन्स, एक्सोजिनस प्रोटीन्स को सेल के अंदर लेके आता है। ओके, वेयर एज जो डेंड्राइटिक सेल्स है और जो बी सेल्स है इट इंटरनलाइज एक्सोजिनस एंटीजेंस बाय एंडोसाइटोसिस इनटू एंडोसोम। तो जो डेंड्राइटिक सेल्स और बी सेल्स है वो क्या करते हैं, एक्सोजिनस एंटीजेंस को एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर लेके आते हैं इन एंडोसोम्स। ओके, so the exogenous antigen is degraded into peptides within these endocytic vesicles। तो जो exogenous antigens हैं जो बाहर से अंदर अब सेल के अंदर एंटर हुए हैं इन वेजिकल्स में, तो क्या होगा, उन वेजिकल्स में इसका डिग्रेडेशन होगा। ओके, या क्लीवेज होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा एक एक्सोजिनस एंटीजन है वो फेगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर आए। जैसे वो सेल के अंदर आएंगे तो क्या होगा, तो उस सेल के अंदर उन वेजिकल्स में, एंडोजोम्स में या फेगोजोम्स में क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्रोटीन का डाइजेशन होगा। ओके, सो acidification of endocytic vesicles activate protease that degrade proteins into fragment। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो एंडोसिटिक वेसिकल्स हैं या जो फेगोसिटिक वेसिकल्स हैं उनका जो पीएच है बहुत लो होता है। उस लो पीएच की वजह से, वो एसिडिक पीएच की वजह से उस एंडोसिटिक वेसिकल्स में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि प्रोटीएजेस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, तो हम पर्टिकुलरली यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोटीएजेस की। तो प्रोटीएजेस वो एंजाइम है जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। ओके, तो ये जो प्रोटीएजेस है वो एक्टिवेट हो जाएंगे इस एसिडिक पीएच में। ओके, जैसे ही एसिडिक पीएच में या लो पीएच में ये जो प्रोटीएज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, तो जो उस वेसिकल्स में या उस एंडोसिटिक वेसिकल्स में जो बाहर से प्रोटीन या एंटीजन आया था उसका ब्रेकडाउन होगा किसमें, इनटू फ्रैगमेंट्स। ठीक है, या हम पेप्टाइड्स बोल सकते हैं। ओके, सो हमने ऑलरेडी कहा कि जो एंडोसिटिक वेसिकल्स वो हाईली एसिडिक होते हैं और मोर देन 40 हाइड्रोलेजेस उसमें प्रेजेंट रहते हैं दैट कट द एंटीजन इनटू पेप्टाइड्स, जिसका साइज कितना रहता है 13 to 18 अमीनो एसिड्स लॉन्ग। ओके, तो बाहर से जो एंटीजन आया है एंडोसिटिक वेसिकल्स
के थ्रू, तो उस एंडोसिटिक वेसिकल्स में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, जैसे कि प्रोटीएजेस हैं जो लो एसिडिक पीएच पे एक्टिवेट होते हैं। तो वो एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन को या हमारे एंटीजन को जो बाहर से आया हुआ है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, किसमें, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में, जिनका साइज कितना रहेगा, 13 से लेके 18 अमीनो एसिड्स। ओके, और ये जो पेप्टाइड्स है अब रेडी हैं किसके लिए, एमएचसी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर ऐड होने के लिए। ये जो हमने कहा था जो बाइंडिंग क्लेफ्ट है, प्रोटीन बाइंडिंग या एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट, वहाँ पे लोड होने के लिए। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटीजन बाहर से आया, ठीक है, एंडोसिटिक पाथवे के थ्रू या फेगोसिटिक पाथवे के थ्रू एंडोसाइट्स में। एंडोसाइट्स में क्या होता है, ये एंजाइम्स आपको जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, दीज आर द प्रोटीएजेस, ओके, विच आर एक्टिवेटेड ऑन अ लो पीएच। तो ये जो प्रोटीएजेस क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटीन को ब्रेक डाउन किए छोटे छोटे हिस्सों में। ओके, देन ये जो प्रोटीन है या जो प्रोटीन फ्रेगमेंट्स है या जो पेप्टाइड्स है, अब लोड होंगे किस पे, एमएचसी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल पे। ओके, तो ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया, बाहर से जो एंटीजन है वो सेल के अंदर आ गया, और उसके बाद उस एंटीजन का ब्रेकडाउन हो गया किसमें, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में, दैट इज 10 टू लेके 14 अमीनो एसिड्स लॉन्ग। ओके, तो ये हो गया एंटीजन प्रोसेसिंग। अब उसके बाद एमएचसी मॉलिक्यूल अब सिंथेसाइज होता है किसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जो क्लास सेकंड एमएचसी मॉलिक्यूल है, आपको पता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 ट्रांसमेम्ब्रेन पॉलीपेप्टाइड अल्फा एंड बीटा। एमएचसी वन मॉलिक्यूल में हमने देखा होगा 2 चेन्स थे, ठीक है, तो एक चेन में अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 था, और एक बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन चेन था। ओके, बट यहाँ पे क्या है, 2 चेन्स हैं, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन चेन्स, एक अल्फा और दूसरा बीटा। ओके, एंड अ थर्ड मॉलिक्यूल नेस्टल्ड इन द ग्रूव दे फॉर्म, और एक आपको पता होगा जो हमारा प्रोटीन है वो उस ग्रूव में बाइंड होता है। ओके, सो ऑल 3 कंपोनेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द ईआर फॉर द प्रॉपर असेंबली। तो जो जो ये 3 कंपोनेंट्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि उस एमएचसी मॉलिक्यूल का प्रॉपर असेंबली हो सके। ओके, तो एमएचसी क्लास सेकंड वन पे एक इनवेरिएंट चेन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो ए प्रोटीन कॉल्ड द इनवेरिएंट चेन Li temporarily occupies the groove till the antigenic peptide are not transported. ओके, तो जब तक ये जो पेप्टाइड्स हैं वो एमएचसी तक नहीं पहुंचता है, तब तक एमएचसी मॉलिक्यूल के ऊपर या एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ एक इनवेरिएंट चेन, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, वो उसके साथ अटैच रहता है टेम्परेरीली, ठीक है, बाद में वो हट जाता है, जैसे पेप्टाइड आएगा तो वो हट जाता है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट चेन बोलते हैं। ओके, तो अब देख सकते हैं स्टेप्स में, स्टेप्स वाइज क्या होता है, ये जो एमएचसी मॉलिक्यूल है उसका जनरेशन होता है। तो सबसे पहले द 2 चेन्स ऑफ अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्लास सेकंड मॉलिक्यूल एसोसिएट इनटू द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो अल्फा चेन है और बीटा चेन है, ठीक है, तो ये 2 अलग प्रोटीन्स है, ये दोनों पहले एसोसिएट होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। देन दे बाइंड वन मॉलिक्यूल ऑफ एल इन ग्रुप, देन उसके बाद उस अल्फा और बीटा चेन पे क्या होगा, जो एक मॉलिक्यूल है इनवेरिएंट चेन का, वो उस पर अटैच हो जाएगा मेनली उसके ग्रूव में। उसके बाद दिस ट्राई मॉलिकुलर कम्प्लेक्स इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द गोल्जी apparatus एंड द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क इनटू स्पेशलाइज्ड वेसिकल। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ये ट्रांसपोर्ट होंगे गोल्जी apparatus के पास, देन गोल्जी apparatus के थ्रू वो जो गोल्जी नेटवर्क है उसके थ्रू वो कुछ स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स के थ्रू वो उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किस, कहाँ पे, जहाँ पे हमारा पेप्टाइड प्रेजेंट है। ओके, उस वेसिकल्स में, उस वेसिकल के साथ उसका फ्यूजन होगा। ओके, सो दीज स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स डिलीवर एमएचसी क्लास सेकंड टू स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स वेयर पेप्टाइड लोडिंग ओकर्स, ठीक है। तो इस स्पेशलाइज्ड वेसिकल में जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो वो जो वेसिकल्स हैं उसमें बैठ के वो उन कंपार्टमेंट्स के साथ फ्यूज होगा या उस कंपार्टमेंट के पास जाएगा जहाँ पे पेप्टाइड लोड होगा, या जो एंटीजन है या जो पेप्टाइड 10 से 14 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड है वो प्रेजेंट है वहाँ पे, उस कंपार्टमेंट में ये हमारा एमएचसी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल
वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो हम डायग्राम के थ्रू आपको सिंपली दिखा सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने दिखाया ही नहीं है, एक डायग्राम है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द इनवेरिएंट चेन। ओके, दिख रहा है आपको, ये इनवेरिएंट चेन है। यहाँ पे एक अल्फा चेन है और उस साइड पे बीटा चेन है। तो ये जो इनवेरिएंट चेन है, इट ऑक्युपाइज द पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप ऑफ एमएचसी क्लास। तो ये इनवेरिएंट चेन का वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस अल्फा और बीटा चेन के साथ बाइंड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका इनवेरिएंट चेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, किसमें मेनली उसको हम बोलेंगे प्रोटीन टारगेटिंग में। ठीक है, तो वहाँ पे एक सिग्नल प्रेजेंट रहता है इसमें, सिग्नल पेप्टाइड। या हम बोल, जैसे कि आपको पता है, हमको कोई अगर चिट्ठी भेजनी हो तो वहाँ पे हम एड्रेस लिख देते हैं या कुछ अटैच कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होता है इस इन्वेरिएंट चेन के पास, जो उसके इस एमएचसी मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये हो गया एक इसका रोल। दूसरा है कि ये जो बाइंडिंग ग्रुप है उस पर बाइंड हो जाता है, ताकि कोई एंडोजिनस पेप्टाइड एमएचसी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल के साथ बाइंड ना हो जाए। ओके, ये दो रोल है। तो अभी हम इस पे पढ़ेंगे। देखो, invariant chain Li binds to class second MHC molecule in endoplasmic reticulum to prevent endogenous peptide binding। तो पहला रोल क्या है इसका? देखो, जो इनवेरिएंट चेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्लास सेकंड एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, ताकि कोई एंडोजिनस पेप्टाइड है, ठीक है, या कोई एंडोजिनस पेप्टाइड है, वो क्लास सेकंड एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है एमएचसी क्लास वन जो है वो एंडोप्लास उस पे पेप्टाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बाइंड होता है, क्योंकि जो एंडोजिनस पेप्टाइड्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट होते हैं टैप वन और टैप टू के थ्रू। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एमएचसी क्लास वन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट रहता है, एमएचसी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट रहता है। अगर गलती से एमएचसी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल पे वो अटैच हो जाएगा तो वो एमएचसी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल के साथ बाहर एक्सप्रेस होता है। ठीक है, इसीलिए जो इनवेरिएंट चेन है वो एमएचसी क्लास मॉलिक्यूल के ऊपर बाइंड हो जाता है, ताकि कोई एंडोजिनस जो पेप्टाइड है वो गलती से एमएचसी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल पे बाइंड ना हो जाए। ओके, तो ये इसका पहला रोल है। उसके बाद देखो, ऑल्सो द इनवेरिएंट चेन ट्रांसपोर्ट द एमएचसी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल फ्रॉम द गोल्जी apparatus टू द एंडोसिटिक कंपार्टमेंट। तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जो इनवेरिएंट चेन है उस पे कुछ सिग्नल पेप्टाइड्स रहते हैं। ओके, तो उस सिग्नल पेप्टाइड्स की वजह से जो ये एमएचसी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल है उनका प्रॉपर ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ से? गोल्जी apparatus से, जहाँ पे हमारा पेप्टाइड प्रेजेंट है। ओके, उस कंपार्टमेंट में, उस एंडोसिटिक कंपार्टमेंट के पास इस इनवेरिएंट चेन के ऊपर सिग्नल पेप्टाइड प्रेजेंट रहता है, उसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँच पाता है। जैसे कि अगर आपको कोई पोस्ट बेचना है तो आप क्या करोगे, उस पोस्ट पे जब तक एड्रेस नहीं होता है तब तक वो पोस्ट उस पर्टिकुलर जगह तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो वैसे ही इस इनवेरिएंट चेन पे एक एड्रेस रहता है, उस एड्रेस पे लिखा होता है कि उसको एंडोसिटिक वेसिकल के साथ बाइंड होना है। तो इसी वजह से एमएचसी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल उस एंडोसिटिक वेसिकल्स तक पहुंच पाता है। ओके, सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, सिग्नल्स इन द साइटोप्लाज्मिक टेल ऑफ Li लीड टू प्रॉपर सॉर्टिंग ऑफ एमएचसी क्लास सेकंड। तो इस ट्रांसपोर्ट को हम नॉर्मली प्रोटीन सॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन सॉर्टिंग भी ये जो इनवेरिएंट चेन है वो करता है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट रोल्स है किसके? इनवेरिएंट चेन के। एक तो एमएचसी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल पे कोई गलत एंडोजिनस पेप्टाइड बाइंड होने नहीं देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दूसरा, ये जो इनवेरिएंट चेन है उस एमएचसी क्लास सेकंड को पर्टिकुलर जो एंडोसिटिक वेसिकल्स है जहाँ पे पेप्टाइड लोडिंग होता है वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट कराता है या सॉर्टिंग कराता है। ओके, देन इन द एंडोसिटिक कंपार्टमेंट Li is cleaved to a leaf peptide fragment in the binding group। ठीक है, तो उस एंडोसिटिक कंपार्टमेंट में क्या होता है? एंडोसिटिक कंपार्टमेंट में जो ये इनवेरिएंट चेन है उसका क्लीवेज होता है। ठीक है, उसका क्लीवेज होता है
बट क्लीवेज होने के बावजूद भी वहाँ पे एक छोटा सा पार्ट उस इनवेरिएंट चेन का वहाँ पे रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिप बोलते हैं। कहाँ पे, जो बाइंडिंग ग्रूव है जहाँ पे एंटीजन बाइंड होगा, उस बाइंडिंग ग्रूव में एक छोटा सा इनवेरिएंट चेन का हिस्सा रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लिप बोलते हैं। तो क्लिप का मीन्स है क्लास सेकेंड एसोसिएटेड इनवेरिएंट चेन पेप्टाइड। ओके, तो ये क्लिप वहाँ पे रह जाता है। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो, दिस इज द इनवेरिएंट चेन। तो ये बाइंड होता है कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसके बाद इस इनवेरिएंट चेन का क्या होता है, क्लीवेज होता है। ठीक है, तो क्लीवेज की वजह से क्या आता है, ए फ्रेगमेंट बाउंड टू द क्लास सेकंड मॉलिक्यूल एंड टू द मेम्ब्रेन। ओके, तो क्लिप का यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ओके, जिसको हम क्लिप बोलते हैं। देन उसके बाद फर्दर क्लीवेज लीव्स अ शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट क्लिप बाउंड टू द क्लास सेकंड मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जैसे इसका क्लीवेज होगा वैसे वैसे ये शॉर्ट होता जाएगा, और एक छोटा सा फ्रेगमेंट जिसको हमने क्या कहा था, क्लिप, वो एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट में प्रेजेंट रहेगा। ओके, सो दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट। कौन सा वाला, ये है एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट, और यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लिप बोलते हैं। ओके, तो ये एंडोसिटिक जो वेजिकल्स है उसमें होता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास सेकंड मॉलिक्यूल विद एलाई इज ट्रांसपोर्टेड टू एंडोसोम। ठीक है, तो जो क्लास सेकंड एमएचसी मॉलिक्यूल है जिसमें जो इनवेरिएंट चेन के साथ अटैच है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पे, एंडोसोम्स में, वेयर प्रोसेस्ड पेप्टाइड्स आर प्रेजेंट फॉर लोडिंग इनटू इट्स ग्रूव। उन एंडोसोम्स के पास उसको भेजा जाता है जिस एंडोसोम्स में हमारा पेप्टाइड प्रेजेंट है, जो हमारा प्रोसेस पेप्टाइड प्रेजेंट है, ताकि वो पेप्टाइड्स उस पर्टिकुलर एमएचसी पे लोड हो सके। ओके, सो इन द एंडोसेटिक कंपार्टमेंट, जैसे वो एंडोसेटिक कंपार्टमेंट में पहुंचेगा, जो हमारा इनवेरिएंट चेन है उसका क्लीवेज हो जाएगा। कौन करेगा उसका क्लीवेज, प्रोटीएज करेगा। ओके, तो वो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में, जिस फ्रेगमेंट्स का हमने क्या कहा था नाम, क्लिप। ओके, सो जो क्लिप है वो इट प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर बाइंडिंग ऑफ पेप्टाइड टू क्लास सेकंड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो क्लिप है वो क्या करता है, एमएचसी मॉलिक्यूल पे प्रीमेच्योर बाइंडिंग रोकता है, किसके, पेप्टाइड्स को। ठीक है, तो पेप्टाइड्स का जब तक पेप्टाइड्स पर्टिकुलर साइज में कट नहीं होंगे, तब तक ये जो एमएचसी क्लास सेकंड है उस पर क्लिप बाइंड रहेगा। जब प्रॉपर साइज के पेप्टाइड्स बन जाएंगे, देन क्लिप वहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जो पेप्टाइड्स है वो एमएचसी क्लास सेकंड पे बाइंड हो जाएगा। ओके, तो क्लिप खुद ब खुद मूव नहीं होता है, उसको रिमूव करने के लिए और एक नॉन क्लासिकल एमएचसी मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, ए नॉन क्लासिकल एमएचसी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल कॉल्ड MHCDM removes clip from the peptide binding cleft and helps to load the antigenic peptide into the groove। तो ये जो नॉन क्लासिकल एमएचसी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल है, जो एमएचसी की तरह ही दिखता है, ठीक है, उसके भी अल्फा चेन बीटा चेन है। तो ये जो, जिसको हमने क्या कहा, एमएचसी डीएम, तो ये एमएचसी डीएम क्या करता है, जो क्लिप है उसको रिमूव करता है, और जो पेप्टाइड है उसको वहाँ पे लोड करता है। ओके, सो एसिडिक पीएच इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ पेप्टाइड्स। ठीक है, तो एक एसिडिक पीएच चाहिए। तो हमने ऑलरेडी कहा था कि एंडोसोम्स में एसिडिक पीएच रहता है, तो एसिडिक पीएच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो क्लिप है वहाँ से रिमूव हो जाए और वहाँ पे हमारा मेन पेप्टाइड है वो ऐड हो सके या लोड हो सके। ओके, सो देखो, HLDA में डीएम क्या है, इज ए नॉन क्लासिकल सेकेंड class like MHC molecule that binds to and stabilize empty class second molecules। ओके, तो ये जो HLA-DM है वो क्लास सेकंड मॉलिक्यूल MHC के साथ बाइंड होता है और उसकी तरह ही दिखता है। ओके, और उसको स्टेबलाइज करता है, किसको, मेनली जो एम्प्टी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल है। उसके बाद जो HLA-DM है, इट हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ क्लिप फ्रेगमेंट सो दैट एंटीजेनिक पेप्टाइड कैन बाइंड। तो जो HLA-DM है वो क्लिप को रिमूव करता है ताकि वहाँ पे पेप्टाइड बाइंड हो सके। ओके, तो जो ये MHCDM है वो एक्सप्रेस होता है किसमें, सिर्फ एंडोसिटिक वेजिकल्स में या एंडोसिटिक वेजिकल्स के मेम्ब्रेन पे। ओके, एंड और एक होता है MHCDO, तो वो क्या करता है, वो जो MHCDM है या पेप्टाइड एक्सचेंज है उसको इनहिबिट करता है। तो ये एक टाइप का इनहिबिटर है। ओके, तो ये इनहिबिट इसलिए करता है क्योंकि कभी कभार सेल्फ
हम उसको बोलते हैं ऑटो, क्या बोलेंगे उसको, लाइक वी कैन से दैट ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी के टाइम पे ये जो MHC DO है वो MHC मॉलिक्यूल्स पे एंटीजन प्रेजेंटेशन को रोक देता है। ओके, तो ये एक टाइप का भी रेगुलेटर है जो HLA-DM को क्या करता है, या MHC-DM को क्या करता है, मेंटेन करता है। ओके, तो आप इसमें देख सकते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देखो इनवेरिएंट चेन अटैच हो गया। ओके, देन ये गोल्जी बॉडीज़ के पास जाएगा। गोल्जी बॉडीज़ के पास जाने के बाद फिर वो एंडोजिटिक वेसिकल्स के साथ बाइंड हो जाएगा। ओके, तो जैसे वो एंडोसिटिक वेसिकल्स में एंटर होगा, एंडोसिटिक वेसिकल्स में जो एंजाइम है वो इस इनवेरिएंट चेन को क्लीव कर देगा। इनवेरिएंट चेन को क्लीव करने के बाद वहाँ पे एक छोटा सा पार्ट बचेगा उस इनवेरिएंट चेन का, जिसका हमने क्या कहा था, क्लिप कहा था। देन उसके बाद वो जो वेसिकल्स है वो फ्यूज़ हो जाएगा किसके साथ, वो एंडोसिटिक वेसिकल्स के साथ फ्यूज़ हो जाएगा जहाँ पे हमारा पेप्टाइड प्रेजेंट है। ओके, देन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे और एक MHC क्लास। अब देखो यहाँ पे जो ये रेड कलर, ये ऑरेंज कलर और जो ग्रीन कलर में हमको दिख रहा है, दिस इज द MHC क्लास HLA-DM। ओके, ये जो है देखो इन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। ओके, बट दिस इज ए नॉन क्लासिकल MHC जो एक्सप्रेस नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, या एंटीजन को वो एक्सप्रेस नहीं करता। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जाके इस हमारे MHC क्लास सेकंड के साथ बाइंड हो जाएगा। जैसे ही MHC क्लास सेकंड के साथ बाइंड होगा, जो ये ग्रीन कलर का पेप्टाइड है या क्लिप है वो रिमूव हो जाएगा, और जो रेड है, दिस इज आवर एक्सोजिनस एंटीजन, वो यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। देन वो एंटीजन और MHC क्लास सेकंड एक्सप्रेस होगा कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ओके, तो ये बहुत सिंपल है ये। ओके, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में MHC फॉर्म होंगे, MHC के साथ इनवेरिएंट चेन बाइंड होगा। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर वो गोल्जी एपेटाइटिस के पास जाएगा। गोल्जी एपेटाइटिस के थ्रू वो एंडोसिटिक वेसिकल्स या लाइसोसोम या वेसिकल्स के थ्रू कहाँ पे जाएगा, उस एंडोसोम्स के पास जहाँ पे हमारा पेप्टाइड या एंटीजन, एक्सोजिनस एंटीजन प्रेजेंट है। वहाँ पे जाने के बाद जो क्लिप इनवेरिएंट चेन है उसका क्लीवेज हो जाएगा। ओके, जैसे ही क्लीवेज होगा वहाँ पे एक छोटा सा पार्ट रहेगा जिसको हमने क्या कहा, क्लिप। क्लिप हमारे बाइंडिंग MHC क्लास सेकंड के बाइंडिंग ग्रुप पे बाइंड रहेगा। ओके, और जैसे ही ये जो दूसरा है नॉन क्लासिकल MHC, दैट इज द MHC क्लास HLA-DM, तो वो MHC क्लास सेकंड के साथ बाइंड होगा, तो जो क्लिप है वो रिमूव होगा और पेप्टाइड वहाँ पे, एक्सोजिनस पेप्टाइड वहाँ पे बाइंड होगा, एंड जो MHC क्लास सेकंड है इट इज़ एक्सप्रेस्ड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो द पेप्टाइड लोडेड क्लास सेकंड MHC मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड MHC इज ट्रांसपोर्टेड इनटू membrane bound vesicle to the plasma membrane. So the membrane of transport vesicle fuse with the cell membrane and PMHC complex bind to membrane and displayed in the cell surface. Okay, तो पेप्टाइड बाइंड होने के बाद वो मेम्ब्रेन वेसिकल्स में बैठ के मेम्ब्रेन के पास जाएगा, और मेम्ब्रेन पे वो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो एक्सप्रेस होंगे। ओके, देन एक्सप्रेस होने के बाद वो जो MHC है वो पेप्टाइड को या एंटीजन को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। ठीक है, मेनली किसको प्रेजेंट करेगा, इट प्रेजेंट द एंटीजन टू T helper cells, okay, which has appropriate T cell receptors, that is CD4। ओके, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं इसको। ओके, फेगोसोम, लाइसोसोम, पेप्टाइड ब्रेकडाउन हो गए, छोटे छोटे प्रोटीन ब्रेकडाउन हो गए छोटे छोटे पेप्टाइड्स में, जो थर्ड वाला है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा MHC सेकंड चेन फॉर्म हुआ। MHC सेकंड चेन के साथ इनवेरिएंट चेन अटैच हो गया। देन वो गोल्जी बॉडी के पास आया, गोल्जी बॉडी से फिर वो वेजिकल्स में आ गए। वेजिकल्स में क्या हो गया, इन जो वे इनवेरिएंट चेन है वो क्लीप हो गया। ओके, डाइजेस्ट हो गया और वहाँ पे क्लिप बचा। देन देन जो क्लिप है वो भी एंडोसिटिक एंडोसोम्स में रिमूव हो गए और वहाँ पे पेप्टाइड ऐड हो गया, और MHC और पेप्टाइड का जो कॉम्बो है इट इज़ एक्सप्रेस्ड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ओके, तो यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं, बाहर से कोई भी एक्सोजिनस एंटीजन जैसे कि डेट वायरस वैक्सीन्स वो बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर आ गए। ओके, देन वो पेप्टाइड्स का ब्रेकडाउन हो गया, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया छोटे छोटे पेप्टाइड्स में, दैट इज 8 से 14 अमीनो एसिड लॉन्ग चेन। ओके, देन यहाँ पे देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा एमएचसी फॉर्म हुआ, एमएचसी फॉर्म होने के बाद उसके ऊपर एक इनवेरिएंट चेन अटैच हो गया, फिर इनवेरिएंट चेन और एमएचसी मॉलिक्यूल दोनों वेजिकल्स के थ्रू गोल्जी एपेटाइटिस के पास आए, गोल्जी एपेटाइटिस के थ्रू फिर वो वेजिकल्स में एंटर हो गए, तो वेजिकल्स में जो इनवेरिएंट चेन है उसका क्लीवेज हुआ और वहाँ पे एमएचसी मॉलिक्यूल के पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप में छोटा सा क्लिप बचा। ओके, सो देन उसके बाद ये जो लेट एंडोजोम है और ऊपर से जो प्रोसेसिंग एंडोजोम्स है वो दोनों कंबाइन हो गए। कंबाइन होने के बाद ये दोनों कंबाइन होने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, जो पेप्टाइड है वो अटैच हो गए, जो हमारा एम एच सी सेकेंड पे पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप है वहाँ पे, और जो क्लिप है वो रिमूव हो गया। ओके, और यहाँ पे उसको हेल्प किसने किया, दैट इज़ अ नॉन क्लासिकल एच एल ए डी एम ने। ओके, देन उसके बाद जैसे पेप्टाइड यहाँ पे इस बाइंडिंग ग्रुप पे बाइंड हो गया, देन दिस पेप्टाइड या एम एच सी मॉलिक्यूल या दोनों को एक्सप्रेस किया गया कहाँ पे, मेनली सेल मेम्ब्रेन पे। देन सेल मेम्ब्रेन में एक्सप्रेस करने के बाद जो एमएचसी है एंटीजन को प्रेजेंट करता है किसको, CD4 को। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सोजिनस एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवे। ओके, थैंक यू।